हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन स्टडी विद दीप। हमारा आज का टॉपिक है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है उसका अर्थ क्या है, उसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ था और भारत में उसका वर्तमान में अस्तित्व क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को दबाइए। और जिन स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड कंटेंट की ज़रूरत है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उन तक प्लीज़ मेरा वीडियो पहुंचाइए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को पढ़ना, समाजवाद। ये हम हिस्ट्री में वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कि चीज़ें सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई आके एक कड़ी बनाती हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मेरे गुरु आर.के. सर हमेशा बोलते हैं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट्स को आप कोरिलेट करके पढ़िए। उससे क्या होता है, कैसे कैसे कहाँ कब क्या कुछ हुआ था, वो सब हमारे स्टोरी माइंड में बिल्डअप हो जाती है। तो देखो, स्टार्टिंग होती है 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना रक्त की एक बूंद बहाए इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। इससे पहले क्या होता था, इंग्लैंड में राजतंत्र था। वहाँ के संसदीय और विधायी कार्यों में, कानूनी कार्यों में राजा की बहुत ज़्यादा वो घुसपैठ रहती थी। राजा बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता था हर चीज़ में। तो विश्व के बाकी देशों में जो है लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ? हिंसा के द्वारा, रिबेलियन के द्वारा, विद्रोह के द्वारा। जनता ने प्रोटेस्ट किया, तब लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्योंकि कोई भी राजा अपनी गद्दी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड में बिना किसी रक्तपात के केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही लोकतंत्र की स्थापना 1688 में हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, जब इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है तो वहाँ पे विकास तेज़ी से होता है, नए नए इन्वेंशंस स्टार्ट हो जाते हैं। और 1750 में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। नए नए कारखानों और मशीनों का आविष्कार हुआ। उससे क्या हुआ, जो ह्यूमन लेबर है, मानवीय श्रम जो है, उसकी इम्पोर्टेंस घटने लग गई, क्योंकि अब बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोडक्शन एकदम बम्पर होता था। इतना ह्यूमन कैपेसिटी नहीं होती जितना मशीन प्रोडक्शन करती हैं। तो ह्यूमन लेबर की वैल्यू कम हो गई। तो क्या हुआ, मज़दूरों का शोषण शुरू हुआ। काम तो उनसे पूरा करवाते थे, लेकिन उनको जो पेमेंट मिलती थी वो बहुत कम होती थी। अब देखिए, क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। अगर मज़दूरों का शोषण होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी रिबेलियन करेंगे। तो मज़दूर समर्थक संस्थाओं का विकास हुआ मज़दूरों को शोषण से बचाने के लिए। इसी टाइम में दो व्यक्ति थे, एक का नाम था एडम स्मिथ और एक का नाम था डेविड रिकार्डो। आपके सामने स्क्रीन पे नोट्स हैं, आप देखते जाइए और स्टोरी को सुनते जाइए। आप बिल्कुल एफर्टलेस होके आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा, आई एश्योर यू। तो इन दोनों ने, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, इन्होंने क्या किया, उद्योगपतियों का समर्थन किया। इनका कहना था कि अगर हम उद्योगपतियों का समर्थन करेंगे तो समृद्धि आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों तक चीज़ें ज़्यादा पहुंचेंगी, आमदनी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरह से इनका कहना था कि समृद्धि बढ़ेगी। एडम स्मिथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं हमारे इतिहास के, और इनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये रीड यूपीटेट से लेकर यूपीएससी तक, स्टेट पीसीएस तक, हर एग्ज़ाम में ये बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो आप याद कर लीजिए कि द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है वो किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। ठीक है, अच्छा, ये क्या थी इन्होंने क्या कहा था एडम स्मिथ ने कहा था कि उद्योगों के मामले में, उद्योगों का बहुत विकास हो रहा था। औद्योगिक क्रांति का मतलब ही क्या है, उद्योगों का विकास हो रहा था, निजी क्षेत्र का विकास हो रहा था। तो पहले क्या था, सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था उद्योगों के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि उद्योगों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दो, राज्य इसमें हस्तक्षेप ना करे, उद्योगों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, वो जैसे चाहे वैसे तरक्की करें, जैसे चाहे वैसे इन्वेस्टमेंट करें, जैसे चाहे वैसे प्रोडक्शन करें, और जिस कीमत पे चाहे उस कीमत पे वो बेचें। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए,
क्योंकि कंपटीशन होगा तो हर एक कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेगा और इस आगे बढ़ने की होड़ में वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे, ऐसा इनका मानना था। बेटर क्वालिटी की चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होंगी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, ये एडम स्मिथ का मानना था। और बाजार का संचालन अदृश्य शक्तियों के हाथ में हो। अदृश्य शक्तियाँ क्या है यहाँ पे है मांग आपूर्ति से निर्धारित होने वाली, यानी कि मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ेगी, मांग कम होगी तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी तो मांग अपने आप कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये इनविजिबल जो है चीज़ें हैं जिस पे कि बाजार को, मार्केट को छोड़ देना चाहिए। ये सब थी एडम स्मिथ की बातें, जो उन्होंने कहा कि किस तरह से निजी क्षेत्र का हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट को कम करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना चाहिए, तो इसी से एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। तो ये पूरी स्टोरी चल रही है, अभी समाजवाद तक हम पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले पहले क्या क्या हुआ था ये अगर हम समझ जाएंगे तो समाजवाद बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। ये जो डेविड रिकार्डो थे, इन्होंने मजदूरी का लॉ नियम दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये मजदूरों के जो शोषण हो रहा था उससे संबंधित हैं। तो इनका क्या कहना था कि मजदूर जो होते हैं ना, उनको कार्य के लिए मजबूर नहीं किया जाता, वो अपनी मर्जी से ज़्यादा कार्य करते हैं। अगर हम मजदूरों की मजदूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा, उनको पैसे मिलने लग जाएंगे तो वो ज़्यादा संतानोत्पत्ति करेंगे, ज़्यादा संतानोत्पत्ति करेंगे तो क्या होगा, मजदूरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, और जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा मजदूर अवेलेबल होंगे तो उनकी मजदूरी अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा आपूर्ति होगी मजदूरों की, ज़्यादा मजदूर अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आपूर्ति ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है, उनकी सैलरीज कम कर दी जाएंगी क्योंकि उनकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये कहते थे कि मज़दूरों की सैलरी तो इतनी ही रहनी है, तुम बढ़ा भी दोगे ना तब भी वो इतनी ही रहेगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होता है, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई ना, तो इसी समय पे क्या होता है, कुछ दिनों बाद 1765 1783 इसके बीच में होती है अमेरिका में क्रांति, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, उदार अर्थव्यवस्था का विकास। उदार अर्थव्यवस्था क्या होती है, यही होती है कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, निजीकरण को बढ़ावा दो, ठीक है, प्रोत्साहन दो, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाओ। तो इसी को आगे चल के क्या कहा गया, पूंजीवाद कहा गया। और विश्व की प्रथम आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ किसका, अमेरिका का, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब क्या है, मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं। और ये जो नया मॉडर्न टाइप वाला जो डेवलपमेंट है, ये यहाँ पे सबसे पहले हुआ था। तो लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। पूंजीवाद के परिणाम क्या हुए, पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद है कि कैपिटलिज्म, निजीकरण को बढ़ावा, मार्केट को फ्री छोड़ दो, ठीक है, मनी मेकिंग, एनी हाउ आप कंपटीशन को बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो, कैसे भी करके आप पूंजी का निर्माण कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होगा इसमें और प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम रोल होगा। इस पूंजीवाद का परिणाम क्या हुआ, इस पूंजीवाद का परिणाम ये हुआ, सामाजिक आर्थिक विषमता आ गई। इसका क्या मतलब है, सामाजिक आर्थिक विषमता का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि गरीब और गरीब हुए जा रहा है, अमीर और अमीर हुए जा रहा है। अमीरों के पास में सारी रिसोर्सेज हैं, सारे संसाधन हैं, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, उनको कम सैलरीज देते हैं, उनसे काम ज़्यादा करवाते हैं, उनका जीवन स्तर हमेशा ही बहुत ही निम्न बना रहता है, ठीक है। इस सब के बीच में देखो, जब शोषण बढ़ जाता है ना, तो कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो सामने आता है जो इसके अगेंस्ट रिबेलियन करता है। तो 1818 से 1883 ईस्वी के बीच में किसका टाइम आता है, कार्ल मार्क्स का। ये जो कार्ल मार्क्स हैं, ये इतने महान व्यक्तित्व हैं कि इनके ऊपर इतने, मतलब पूरी ज़िंदगी निकल सकती है इनको स्टडी करते हुए, ठीक है। पूंजीवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। पूंजीवाद की दो विशेषताएं हैं, निजी लाभ और प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे हम पूंजीवाद को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक तो समाजवाद था, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पूंजीवाद को समझेंगे तभी समाजवाद को हम समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूंजीवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप ही समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान से सुनिए, पूंजीवाद के दो विशेषताएं हैं, निजी लाभ और प्रतिस्पर्धा। पूंजीवाद में किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, निजी लाभ को और प्रतिस्पर्धा को, ठीक है। अच्छा, निजी लाभ कैसे मिलेगा, निजी लाभ मतलब
मैं अगर कोई भी बिज़नेस कर रही हूँ तो मेरा पर्सनल जो है उसमें फ़ायदा कैसे भी हो, मेरी दुकान है कोई या मेरा कोई बिज़नेस है तो मुझे फ़ायदा कैसे होगा, हर वक्त मैं यही सोचूंगी ना। तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं चीज़ों की कीमतें बढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल तो हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। एडम स्मिथ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल तो मिनिमम कर दो, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ अपने आप करने दो। तो मैं क्या करूँगी, मेरी चीज़ों के दाम बढ़ाऊँगी तब मुझे फ़ायदा होगा, या फिर मैं लागत कम कर दूँगी। अच्छा, दाम बढ़ाने से तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है, लागत कम करने से ज़रूर फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर मैं दाम बढ़ा दूँ तो कोई और कम कीमत पे बेचेगा, ठीक है, लागत को हम कम कर देंगे, ठीक है। अब लागत कम कैसे होगी, लागत कम ऐसे होगी कि या तो मैं चीज़ों की गुणवत्ता को कम कर दूँ, या तो मैं मेरे जो मज़दूर हैं जो मेरा प्रोडक्शन कर रहे हैं मैं उनकी मजदूरी कम कर दूँ, ठीक है। अगर मैं लागत कम करती हूँ तो क्या होता है, क्वालिटी अफेक्ट होती है, और क्वालिटी अफेक्ट होने से क्या होगा, लोग मेरी चीज़ खरीदेंगे ही नहीं, मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं अपनी चीज़ की कीमत को कम करने के लिए क्या करूँगी, मज़दूरों की मज़दूरी को कम कर दूँगी, क्योंकि मज़दूर बहुत ही आसानी से मज़दूर अवेलेबल होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनका श्रम बहुत ही सुलभ है, सुलभ रूप से उपलब्ध है। तो मैं क्या करूँगी, मज़दूरों की मज़दूरी कम करूँगी, इससे क्या होगा, उनका शोषण होगा, शोषण नहीं होगा। अगर मैं वो जितना काम कर रहे हैं उसका मैं आधा भी उनको ना दूँ तो ये चीज़ वर्क कर गई। यानी कि अगर मुझे अपनी चीज़ों की कीमत कम रखनी है, मुझे बेनिफिट चाहिए, मुझे अपना निजी पर्सनल फ़ायदा चाहिए बिज़नेस में, तो चीज़ों की कीमतें कम करूँगी, और वो कैसे करूँगी, मज़दूरों की मज़दूरी को कम करके, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, मज़दूरों का शोषण हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा समाजवाद का अभ्युदय, ठीक है। समाजवाद का अभ्युदय होता है, कार्ल मार्क्स आते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की किताब में उन्होंने जो है समाजवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो इस समाजवाद का अर्थ हम समझ लेते हैं। यद्यपि समाजवाद के बहुत सारे प्रचलित अर्थ हैं, लेकिन सामान्य अर्थ में समाजवाद को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। वो बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, देखो अब तक क्या हो रहा था, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये सब क्या कह रहे थे, प्राइवेटाइजेशन को, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे थे, और किसका जन्म होता है, पूंजीवाद का। अब समाजवाद का जन्म कैसे होगा, कार्ल मार्क्स आएंगे, एंजल्स आएंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखेंगे, उनकी थ्योरीज पॉपुलर होंगी। तो इनकी थ्योरीज में क्या क्या था, उत्पादन के साधनों पर राज्य या समाज या समूह का सामूहिक नियंत्रण होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए सारी पूंजी, नहीं, उत्पादन के साधन सबके लिए हैं तो उस पर नियंत्रण भी सबका होना चाहिए। निजी संपत्ति का अभाव होना चाहिए, ठीक है, निजी संपत्ति का अभाव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, वही कि अमीर और अमीर हुआ जा रहा है, गरीब और गरीब नहीं, आप उतना ही रखो जितनी आपको ज़रूरत है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सरकार समूह द्वारा नियंत्रित किया जाना। देखो आजकल एमआरपी डिसाइड होती है ना, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं कि किसी भी चीज़ की कीमत आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ा दो। काला बाजारी होती है चीज़ों की, तो क्या होता है, वो चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं, मार्केट में कम चीज़ आती है, उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसको मॉनिटर करने के लिए सरकार उन पर क्या करती है, उन पर निगाह रखती है कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो जनता को उपलब्ध ही ना हो सकें। तो ये चीज़ कहाँ से निकल के आई थी, समाजवाद का अभ्युदय हो रहा है। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य समूह या सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना, ये डिमांड की गई थी समाजवाद के प्रादुर्भाव के समय, और ये आगे चल के हुई भी, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। समाज के कमजोर, पिछड़े और शोषित वर्ग के हितों की रक्षा करना और उनके हितों में अभिवृद्धि करना, ठीक है। अब ये स्थापित कैसे होगा, इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है मार्क्सवादी और दूसरा तरीका है फेबियनवादी। यानी कि समाजवाद की दो टाइप्स हैं, एक है मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा है फेबियनवादी या लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें अंतर क्या है, मार्क्स कहते थे कि जो रिबेलियन आएगा, जब समाजवाद की स्थापना होगी, वो कैसे होगी, हिंसा के माध्यम से, ठीक है। उन्होंने दो वर्ग बताए थे, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, जिसमें से जो शोषित वर्ग है वो क्या है, वो है गरीब, और शोषक क्या है, अमीर। दो ही वर्ग इन्होंने बताए थे। समाज में असमानता होती है ना, असमानता समझते हो ना आप, जैसे हमारे देश में जातिगत असमानता है, ठीक है, वैसे ही कार्ल मार्क्स ने क्या, कौन सी वाली असमानता बताई, आर्थिक असमानता, जिसमें दो वर्ग बताए, एक शोषक और एक शोषित।
फेबियनवादी समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? इसका अभ्युदय इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। वहाँ की जो लेबर पार्टी है ना, उसने इस कॉन्सेप्ट को लाया था। और इसका क्या था? इसका मतलब ये था कि बिना हिंसा के सामाजिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विषमता को समाप्त करना, ठीक है। तो भारत में मार्क्सवादी समाजवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हिंसा का सहारा लेता है। हम समाजवाद लाएंगे, हम समाज में समानता लाएंगे, लेकिन हिंसा के माध्यम से नहीं, अहिंसा के माध्यम से। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है, देखिए कि एक टर्म होती है समाजवाद और एक टर्म होती है साम्यवाद। इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद में ये अंतर है कि समाजवाद क्या करता है? समाज में समानता लाता है और इसमें राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है, ठीक है। साम्यवाद क्या है? समाजवाद है सोशलिज्म और साम्यवाद है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? समाजवाद की पराकाष्ठा, जिसकी बात करी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मिस्टर कार्ल मार्क्स ने। इसमें यह है कि सबको बराबर कर दो, ठीक है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीरों से लो और गरीबों में बांट दो और सबको बराबर कर दो, ठीक है। समाजवाद कहता है जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा, लेकिन साम्यवाद कहता है सबको बराबर दो, ठीक है। कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना काम कर रहा है। कोई 9 घंटे काम कर रहा है उसको भी उतना ही दो और कोई 3 घंटे काम कर रहा है उसको भी इतना ही दो। तो साम्य मतलब समानता स्थापित कर देना चाहता है। कुछ और टर्म्स हैं जो यहाँ हमको समझनी है। राज्य के प्रकार, ठीक है। तो पूरे विश्व में राज्य के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारे इंडिया में है, ठीक है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि देखिए पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद होता है जहां उत्पादन के साधन निजी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइवेटाइजेशन को जहाँ पे वैल्यू दी जाती है, अभी हमने पढ़ा है। सोशलिस्ट कौन सी इकोनॉमीज होती हैं? जहाँ उत्पादन के साधन पर समाजों या राज्यों का जो है वो नियंत्रण होता है। जैसे समाजवाद और साम्यवाद। देखिए साम्यवाद में राज्य साम्यवाद तो राज्य की भूमिका को स्वीकार नहीं करता, लेकिन समाजवाद, कम्युनिज्म जो है वो राज्य की भूमिका को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है राज्य फालतू है, सबको बराबर करो। कोई राज्य नहीं है, कोई शोषण करने वाली संस्था नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई शोषक वर्ग समाज में होना चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। समाजवाद राज्य की भूमिका को स्वीकार करता है और लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता है, यानी कि राज्य की ड्यूटी है कि वो पूरे समाज में समानता स्थापित करे। और हमने जो अपनाई थी स्वतंत्रता के समय, वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का ही योगदान स्वीकार किया गया, ठीक है। मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा लोक महत्व की जो फील्ड है, जो क्षेत्र हैं, उसमें क्या होगा? उसमें राज्य की भूमिका को स्वीकार किया गया है। और बाकी जो इतना ज़्यादा जैसे विदेशी मामले हैं, जैसे रक्षा है, तो वहाँ पे राज्य की भूमिका को स्वीकार किया गया। और जो बिजनेस है छोटे मोटे, जिससे हमारे देश की संप्रभुता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पे निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया। और अब तो प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा हम दे रहे हैं, ये भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? सबका विकास और सभी क्षेत्रों का विकास। अब समाजवादी से संबंधित, क्योंकि हम यहाँ पे प्रस्तावना के संदर्भ में समाजवादी शब्द को पढ़ रहे हैं, तो समाजवादी शब्द हमारे संविधान की जो मूल संविधान था उसमें प्रस्तावना में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। ये एग्जाम में आता है, इसलिए ये हमको याद रखना है। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं समाजवाद का। अब हमें ये समझना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में। हमारे देश में ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। हमारे देश में कौन सा समाजवाद प्रचलित है? फेबियनवादी लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। प्रारंभ से ही भारत में समाजवाद को स्वीकार किया गया है। 1948 में जब प्रथम औद्योगिक नीति आई थी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकार किया था, जिसमें क्या है? पूंजीवाद प्लस समाजवाद दोनों हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान प्रवर्तित हुआ था, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ना, वो भी समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये क्लियर हो गया है, ओके। तो समाजवाद की अवधारणा अब तक क्लियर हो चुकी है।
अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स अब भी बचे हैं, आई होप कि कोई भी डाउट्स नहीं बचे होंगे, बट अगर बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं अगर कोई भी अब भी कोई कन्फ्यूज़न है। बट आई होप कि अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा है पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद के बीच में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो प्रस्तावना के और जो टर्म्स हैं लाइक गणतंत्र और जो भी चीज़ें हैं कन्फ्यूजिंग और जो एग्ज़ाम में आती हैं वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।